हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन टुडे। आज का जो हमारा सेशन है ना गाइस, हम उसमें एक नया जो है मॉड्यूल आज शुरू करने वाले हैं। जो आज हम देखने वाले हैं ना गाइस, वो है सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं या सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, एरर आइडेंटिफिकेशन से जो क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके गाइस, तो पहले सारे रूल्स देखने से पहले चैप्टर वाइज ब्रेकअप देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस का एग्जैक्ट पैटर्न क्या होता है जो सेंटेंस रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस का होता है। एंड विल ट्राई एंड वर्क टुडे विद आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। ओके, एंड वेर एवर वी गेट स्टक, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगी। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न देखिए पहले, अगर हम लोग चले जाए नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स में, तो फिर जो है हमको आपको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस होते कैसे हैं, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसी होती है, इनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द बेसिक्स, किस किस चीज़, किस किस एरियाज़ पे हमको फोकस करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स हमको देखने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि प्लीज़ जिन लोगों ने अनअकैडमी प्लस का अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, गो टेक इट गाइस, बिकॉज इट्स द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम्स। एंड एक्चुअली अगर आप देखो तो सिर्फ 5 या 6 महीने बचे हैं, जो कि एक्चुअली में अगर आप देखो तो एक बहुत ही टाइट पैक्ड आपका प्रिपरेशन शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि हमें बहुत सारे एरियाज देखने, बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने हैं, सारे सेक्शंस के प्रिपरेशन करने, बेसिक्स को देखना है, एडवांस्ड को देखना है, मॉक टेस्ट करने हैं, कैट की जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, वो डिस्कस करना है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। VARC सेक्शन आई विल टेक यू थ्रू इट। यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस पेज को रेगुलरली, तो आपको पता होगा कि हम हर एरिया को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आप अप्रोच सीख रहे हो, आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, आप क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, वो सीख रहे हो। पर हाँ, अब जो हमको ज़रूरत है ना गाइस, वो ऐसे एकदम युद्ध स्तर पे, एकदम टाइट पैक, एकदम फुल फ्लेज, एकदम सिस्टमैटिक, एकदम स्ट्रक्चर्ड ढंग में जो है हमें कैट की प्रिपरेशन अब शुरू करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस के साथ साथ जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन है गाइस, वो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के बेसिस पे करा जाएगा। और ये एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सबके अलग स्ट्रेंथ्स और अलग वीकनेसेस होते हैं। जब मैं, और व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स आके बोलते हैं मैम, किसी को पैराजम्बल्स में थोड़ी और डिफ़िकल्टी होती है, किसी को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और डिफ़िकल्टी होती है। पर जैसे जैसे क्लासेस शेड्यूल होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, उनको वैसे ही उन क्लासेस को अटेंड करना पड़ता है। उनको अलग से टाइम नहीं मिलता अपने वीकनेसेस पे वर्क करने के लिए। उनको उनको सबके साथ चलना पड़ता है, सबके स्पीड, सबके पेस के मुताबिक चलना पड़ता है। पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आप 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज है, आप अपने आप को, खुद को किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। किसी भी कोर्स में जो भी किसी भी एजुकेटर ने लॉन्च किया, आप उसे एनरोल कर सकते हो और अपने ढंग से, अपने स्पीड पे, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए सीख सकते हो। और जितने भी एजुकेटर्स हैं, उनके जितने भी कोर्सेज है कैट को रिलेटेड, आप सबको एक्सेस कर सकते हो वन टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ। तो वन टाइम सब्सक्रिप्शन में आप सारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स है स्पेस में, जो सारे सेक्शंस हैं हमारे, LR, DI, क्वांट, VARC, वैट, GD, PI, जो भी हमारे सेक्शंस है, आप उनको अटेंड कर सकते हो, उनके क्लासेस बार बार देख सकते हो, अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो ये सब जो एडवांटेज है ना गाइस, वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाते हैं, आपको पूरा का पूरा लेसन प्लान पहले मिलता है। तो ये सब जो एडवांटेजेस है ना गाइस, वो एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रक्चर्ड एडवांटेजेस है। लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो हम कितने आसानी से इन एरियाज पे वर्क ऑन कर रहे हैं। हिंदी में अगर आपका पहले से भी बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लिश में, then you don't have to worry, you still have a level playing ground. So this is the advantage that this platform gives you. Learn anytime, anywhere, get your doubts clear. आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब आप टेस्ट देते हो, आप देख सकते हो कि आप दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े हो। All of this and at these prices. So guys, please subscribe soon. 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का आपको पैक खरीदना चाहिए, क्योंकि हम प्लान खरीदना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी जर्नी है ना, वो अगले मई तक तो होने वाली है।
क्योंकि कैट आप ये मत समझो कि ठीक है 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद कई सारे एग्जाम्स आते हैं, स्लैट आता है, स्नैप आता है, एनमैट आता है, आईएफटी आता है, टिस आता है, विच आर इक्वली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्स हैं। अगर आपको एचआर करना है, आपको मार्केटिंग करना है, आपको फिनेंस करना है, तो आपके अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, तो उन सब की प्रिपरेशन कर रही है। फिर बी स्कूल सिलेक्शन गाइडेंस, रिटन एबिलिटी टेस्ट, तो वो सारा का सारा जो गाइस वो जो एलिमेंट्स है वो कवर हो जाएंगे। इसीलिए 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के बारे में सोचिए। और हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ऋतु MBA, तो आपको 10% ऑफ मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखना, कोड मेरा ऋतु MBA यूज़ करो गाइस, सब्सक्राइब करो, नाउ इज़ द राइट टाइम। ठीक है, अब नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो चलो ऋतु MBA, कम ऑन नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग आज के सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना गाइस, उसका फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक अंडरलाइंड पोर्शन है, वो अंडरलाइंड पोर्शन में उसको रिप्लेस करना है हमको। 4 ऑप्शंस हैं, आपको सेलेक्ट करना है विच ऑप्शन इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइंड पार्ट। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट में एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो ऑप्शंस देख के हम लोग पता करेंगे। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मेट सेंटेंस एरिया रिप्लेसमेंट का। अब इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, पहले तो हमारे सारे ग्रामर के रूल्स और बेसिक्स, जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमें उनके रूल्स आने चाहिए। अब आप बोलोगे हमने तो वो रूल्स बहुत पहले किए थे स्कूल में, हमको तो याद नहीं है। यहाँ पर भी क्या सिंपल क्वेश्चन आएंगे? नहीं गाइस, यहाँ पे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो रूल्स हम लोग वापस करेंगे। तो आज के सेशन में गाइस आपको एक बार मैं आइडिया दिलाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, और एग्जैक्टली किन एरियाज पे हमको वर्क करना है। आप अभी आपका नॉलेज बेस कहाँ है और आपको अपना नॉलेज बेस कहाँ तक बढ़ाना है, तो ये हम लोग एक डायग्नोसिस करेंगे आज। ठीक है, तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइप हो गया, ऐसे समझ लो आप। ओके गाइस, तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे स्किमिंग स्कैनिंग करना है, कैसे इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए जाना है। ठीक है, वो हमारा आज का गोल होगा। तो आप एक बार क्विकली क्वेश्चन को पढ़ लो, ऑप्शंस को देख लो, आप सोच लो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रिप्लेसमेंट होना चाहिए अंडरलाइन पार्ट का, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू इट। कम ऑन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। कम ऑन गाइस, ऑल ऑफ यू, ट्राई इट आउट। ओके, स्किमिंग स्कैनिंग करना है गाइस। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक बनाते हैं ना, वो लोग पूरा ऑप्शन ए पढ़ते, पूरा ऑप्शन बी पढ़ते, पूरा ऑप्शन सी पढ़ते, पूरा ऑप्शन डी पढ़ते, फिर वापस पढ़ते रहते। आप एक बार ठीक है सब ऑप्शंस पढ़ लो, पर फिर आपको जो है ऑप्शंस को पार्ट बाय पार्ट देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए का इतना देखो, देखो कि बी का स्टार्टिंग क्या है, सी का स्टार्टिंग क्या है, डी का स्टार्टिंग क्या है, आप इसका पार्ट बाय पार्ट, फिर अगर उस बेसिस पे आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो हमें पार्ट बाय पार्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें आप पूरा पूरा ऑप्शंस पढ़ते रहोगे ना, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग स्किमिंग, स्कैनिंग, सॉर्टिंग, ये सारे टेक्निक्स देखेंगे आज। ओके गाइस, आई होप आपको अपना आंसर आपने एक बिठा लिया है दिमाग में। ओके, चलो करते। Until 1868 and Disraeli, Great Britain had no prime ministers not coming। ये देखो, इसके कारण, ये जो डबल नेगेटिव है ना यहाँ पे, ये जो इसके कारण ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हैड नो प्राइम मिनिस्टर्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ लैंडेड फैमिली। याद है जब हमने रूट वर्ड्स किए थे तब मैंने आपको जेंट्री का मीनिंग बताया था। जेंट्री का मीनिंग होता है एकदम हाई क्लास, हाई सोसाइटी। तो लैंडेड फैमिली अगर आप बोलोगे ना, मतलब एकदम रिच फैमिली, हाई क्लास, हाई सोसाइटी फैमिली, उसको हम लोग बोलेंगे लैंडेड फैमिली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। अंटिल 1868 मतलब 1868 तक, अंटिल का मतलब होता है तक। एंड डिजरेली एक ग्रेट ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर का नाम था। ग्रेट ब्रिटेन हैड नो प्राइम मिनिस्टर्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ लैंडेड फैमिली। इसका मतलब ये हो गया कि तब तक उनके जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे
सबके सब रिच, हाई क्लास, पैसे वाले खानदानों से आते थे। उनके पास ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो ऐसे फैमिली से नहीं आता था। सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे ही फैमिली से आते थे। देयर वाज नो वन हु डिडंट बिलोंग टू अ लैंडेड फैमिली। मतलब एवरी ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स तब तक बिलोंग टू अ लैंडेड फैमिली। ठीक है, सबके सब अमीर पैसे वाले थे अंटिल कब तक, 1868 तक। 1868 के बाद ये प्राइम मिनिस्टर आया डिजरेली, जो कि एक अमीर खानदान से नहीं था, जो कि एक लैंडेड फैमिली से नहीं था। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो कितने फाइन चीजें देखनी पड़ती है। अंटिल 1868 पीरियड का नाम हो गया, ये जन का नाम हो गया। इससे पहले इस शख्स से पहले, इस डेट से पहले तक ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो अमीर खानदान से नहीं आता था। मतलब सबके सब अमीर खानदान से आते थे। करेक्ट? ठीक है, अब हमको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। अंटिल 1868 एंड डिजरेली। ठीक है, ये एग्जैक्ट लिफ्टिंग है। अंटिल डिजरेली इन 1868। तो यहाँ पे देखो मीनिंग चेंज नहीं होना है। यहाँ पे बोला है 1868 तक और इस प्राइम मिनिस्टर तक, और इनका जो कनेक्शन है इस सेंटेंस में वो एंड से किया गया है, कंजंक्शन है एंड। ठीक है, यहाँ पे देखो अंटिल डिजरेली इन 1868, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया है। सेंटेंस का देखो आप, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक है, ये बोलता है कि डिजरेली 1868 देयर वाज नो प्राइम मिनिस्टर्स, there were no prime ministers in Great Britain who have not come। अगर हम लोग पास्ट के बारे में बात करें, एक तो ये पॉइंट हो गया, और अगर हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं 1868 अंटिल, तब तक कोई भी ऐसा नहीं था। हम लोग ये नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी ऐसा नहीं है, so it shouldn't be who have not, it should be who had not। had की यहाँ पे जरूरत है। had की यहाँ पे जरूरत क्यों है, पास्ट टेंस की यहाँ पे जरूरत क्यों है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, बी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? ठीक है, इट वॉज नॉट अंटिल 1868 दैट ग्रेट ब्रिटेन हैड अ प्राइम मिनिस्टर डिजरेली who did not come। it was not until 1868। मतलब 1868 तक ऐसा सिचुएशन नहीं था। it was not until 1868 that Great Britain had a prime minister। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, डिजरेली था। ठीक है, ये एक बार होल्ड पे रखते हैं। इट वॉज ओनली इन 1868 एंड डिजरेली, ये बोल रहा है कि सिर्फ 1868 में ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर आया था। यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ पे इन 1868 है, क्वेश्चन बोल रहा है अंटिल 1868। क्वेश्चन सिर्फ 1868 में ही नहीं ऐसा हुआ था, तब तक ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर हाँ, so which option can we eliminate again guys? We can eliminate answer option D। clear? now हमको compare करना है हमारा आंसर ऑप्शन A और C। ठीक है, until 1868 and Disraeli। now ये and Disraeli अगर मैं बोल दूँ तो who is this Disraeli? एक बार आप भी चकरा गए होगे ना, ये कौन है, ये एक जगह का नाम है, ये एक प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये कोई पीरियड है, ये क्या है, आप लोग चकरा गए थे एक बार। तो इसीलिए हमको क्लियर करना पड़ेगा कि डिजरेली कौन है। तो इसीलिए कौन है, हैड अ प्राइम मिनिस्टर डिजरेली। तो यहाँ पे देखो ये सी जो सेंटेंस है वो और क्लैरिटी देता है। ठीक है, अगर आप इधर भी देखो, बी को देखो आप, अंटिल डिजरेली इन 1868, मतलब क्या कोई इवेंट था जो 1868 में हुआ था, ये कौन है ये डिजरेली। अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है पहले से, तो आपको तो ये सपने में नहीं आएगा ना कि ये प्राइम मिनिस्टर है। सेंटेंस से पता चलता है पर वो क्लियर भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस में जो है वो क्लियर नहीं है कि डिजरेली कौन था या क्या था, ये क्या है, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक प्राइम मिनिस्टर था और इस प्राइम मिनिस्टर से पहले ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो कि एक अमीर खानदान से आ रहा। देखो इस लेवल तक हमको घुसना पड़ेगा, इस लेवल तक हमको चेकिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या रूल्स है गाइस, यहाँ पे क्या टेक्निक से सब चीज़ों का हमने साथ में इस्तेमाल किया है। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया क्योंकि अंटिल दिया गया है, इन का इस्तेमाल किया तो वापस प्रेपोजिशन आ गया है, टेंस का यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एरर
कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये सारे जो एरियाज है उसके बेसिक्स जब हम एक बार गो थ्रू करेंगे, एक 10 क्लासेस का सपोज बेसिक्स मैंने आपको करा दिया, फिर आप ये सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से आंसर कर पाओगे। अभी आप लॉजिक समझो, देखो कि किस लेवल तक हमको घुसना पड़ता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ना ग्रामर को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके गाइस, क्लियर? आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट, सेकेंड वाला, कम ऑन, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव द राइट आंसर। पार्ट बाय पार्ट अटेम्प्ट करो, ये थोड़ा इजी है पहले वाले से। ओके पार्ट बाय पार्ट देखो। यहाँ पे पैरेललिज्म का लॉजिक आएगा। ओके चलो, while Hollywood makes films primarily or mainly for entertainment, the motion picture, जो हमारा सिनेमा है, मोशन पिक्चर है, was not first developed to entertain. उस जो वो पहले डेवलप हुआ था, the main purpose was not to entertain. Then what was the main purpose? It was to allow detailed analysis of animal motion. Animals को study करने के लिए, उनका analyze करने के लिए motion, इसीलिए बनाया गया था motion picture। ठीक है, so अब देखते हैं options, compare करो। While Hollywood makes films primarily for entertainment, the motion picture was not first developed to entertain. ये तो direct lifting है। Was developed not first to entertain. Was first developed not to entertain. Did not first develop for entertainment. अब देखो, अब यहाँ पे जो है हमको पैरेललिज्म का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बोलूँ, यहाँ पे क्या यूज हुआ है गाइज? यहाँ पे यूज हुआ है नॉट बट। इट वॉज नॉट फॉर दिस बट फॉर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ऑप्शन डी को देखो, did not first develop for entertainment. For entertainment तो मुझे बोलना पड़ेगा but for, not for but for। समझ में आया? सेम लॉजिक होना चाहिए। It was not for this but for that। तो but के बाद भी हमको for लगाना पड़ेगा, क्योंकि not के बाद यहाँ पे for है, तो but के बाद भी हमको यहाँ पे for लगाना पड़ेगा। पर अगर आप मेन सेंटेंस में जाके देखो तो to है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकती डिड नॉट फर्स्ट डेवलप फॉर एंटरटेनमेंट बट टू अलाउ, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ठीक है, इट वाज डेवलप नॉट फॉर दिस बट फॉर दैट। अगर फॉर यूज होता तो वो पैरेलल हो जाता, तो वो सेम हो जाता। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पहले एलिमिनेट कर देंगे गाइस? डी को भूल जाओ। ठीक है, अब आते हैं ए, बी और सी पर। ठीक है, यहाँ पे आप प्लेसमेंट देखो, was not first developed to entertain but it was to allow, but it was to allow, was not first developed, अभी not के बाद developed है, was not first developed to entertain but it was developed to allow। वापस मुझे developed यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। was not first developed to entertain but it was developed to allow। फिर so developed to entertain हो गया, तो इधर आना चाहिए था developed to allow, पर वो डेवलप्ड यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखो, was developed not first to entertain, not first, ये तो पूरा का पूरा ऑर्डर ही रिवर्स हो गया, ये साउंड भी करेक्ट नहीं करता है, तो बी ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब सी को देखो, was first developed not to entertain but to allow, not to entertain। ठीक है, बट टू अलाउ, यहाँ पे जो है टू पार्टिसिपल का लॉजिक है। ठीक है, पर ये आप इतना अभी हम लोग गए नहीं उस लेवल तक, हम लोग ने किया नहीं है वो सब। तो आप बस ये देखो कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर नॉट फर्स्ट डेवलप फॉर एंटरटेनमेंट, तो मुझे बोलना पड़ेगा बट फॉर, सेम प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डी हमारा चला गया था।
अगर ए देखो, was not first developed to entertain but it was what, it was developed to allow, वो developed word नहीं है, तो इसीलिए हमारा ए चला गया था. बी जो है वो पूरा ही अटपटा था, was developed not first to entertain. ठीक है, was developed not first नहीं, was first developed. इनिशियली जब उसकी डेवलपमेंट हुई थी, फर्स्ट जब उसका डेवलपमेंट हुआ था, फर्स्ट जब उसका सोच हुआ था तब, तो फर्स्ट जो है वो डेवलप से पहले आना चाहिए था, तो बी चला गया. अब सी देखो, was first developed not to entertain. अब आप ओरिजिनल सेंटेंस में डाल के देखो, but to allow, तो वो करेक्ट हो जाता है. was developed not to entertain but to allow, वो करेक्ट हो जाता है. ठीक है गाइस, तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, दिस इज एन आई ओपनर फॉर यू कि आपको किस किस एरिया पे ध्यान देना पड़ेगा. इन सबके रूल्स हम लोग करेंगे, पर यू नो जनरली जब पहले रूल्स कर देते हैं स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे यू नो इतना क्यों पढ़ना है हमको, यू नो ये सब. पर देखो आपको सब चीज़ की ज़रूरत होती है और ये सब क्वेश्चंस आते हैं, कैट में भी आ चुके हैं, दूसरे एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, भले आप कोई भी दूसरा मैनेजमेंट एग्जाम ले लो. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस ग्रामर. और जब हम लोग रिटन एबिलिटी टेस्ट लिखते हैं ना, तब भी हमको ये सब स्ट्रक्चर्स के ध्यान में रखना पड़ेगा, पैरेललिज्म ध्यान रखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एरर ध्यान रखना पड़ेगा, और वो सब स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि उनको लगता है. तो इसीलिए हमको जब एसेज पढ़ने को मिलते हैं ना, बहुत ही अजीबोगरीब एसेज पढ़ने को मिलते हैं जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एसेज लिखते हैं. तो इसीलिए ये सब पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. और ये सेम क्वेश्चंस याद रखना हमेशा, ये सेम क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं आगे, तो देन यू आर वेरी लकी टू हैव वॉच दिस वीडियो. फिर ये सेम क्वेश्चन तो हमको टेक्निक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग पूरा का पूरा एक ग्रामर मॉड्यूल लॉन्च करने वाले, उसका यहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं. ओके, बिकॉज ऑफ द शार्प इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, द वैल्यू ऑफ मोनिका टेलर्स पोर्टफोलियो रोज. उसका जो पोर्टफोलियो, उसका जो शेयर्स का यू नो जो पोर्टफोलियो था, उसका जो कलेक्शन था भले गोल्ड सिल्वर का, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका वैल्यू बढ़ गया, इट रोज. एज हर डॉटर इन लॉज ड्रॉप्ड, एज हर डॉटर इन लॉज व्हाट, पोर्टफोलियो ड्रॉप्ड. तो अब ये समझकर ऑप्शन सेलेक्ट करो. सेंटेंस पास्ट टेंस में है, राइज का पास्ट टेंस होता है रोज, तो सेंटेंस पास्ट टेंस में है. तो आप पहले ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जो प्रेजेंट टेंस में है. बी, हैज ड्रॉप्ड, तो मैंने बी निकाल दिया, हैज ड्रॉप्ड. ए बोलता है एज अ डॉटर इन लॉज ड्रॉप्ड व्हाट, पोर्टफोलियो ड्रॉप. तो यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐसा वर्ड मिसिंग है, व्हाट ड्रॉप्ड, तो वो क्लियर नहीं है, तो ए चला जाएगा. As there was a drop in her daughter-in-laws, again what, portfolio, portfolio word missing है, C चला जाएगा. ओके, और यहाँ पे एक और चीज देखो, as यूज करना है या while यूज करना है. अगर आप देखो the value of Monica Taylor's portfolio rose, ये पॉजिटिव है. daughter-in-laws dropped, ये नेगेटिव है. तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन का रिलेशनशिप है, यहाँ पे रीजनिंग का रिलेशनशिप नहीं है. एज हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग रीजन दे रहे, आई वॉज लेट टू क्लास, वाई, एज आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक. यहाँ पे रीजन का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन का रिलेशनशिप है, इसीलिए एज वैसे भी यूज नहीं हो सकता. तो फर्स्ट वर्ड देख के हम लोग इसे एलिमिनेट कर सकते थे. ठीक है, तो वाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. while that of her daughter-in-laws dropped, that of का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो. या तो आप पोर्टफोलियो वापस रिपीट कर दो, the value of Monica Taylor's portfolio rose while the portfolio of her daughter, while the you know the value of her portfolio, daughter-in-law's portfolio dropped. तो यहाँ पे जो that है ना गाइस, वो है value of portfolio. क्या गिरा क्या बढ़ा, value of portfolio. अगर मैं सिर्फ बोलूँ एज अ डॉटर इन लॉज ड्रॉप्ड, व्हाट, एज अ डॉटर इन, एज द वैल्यू ऑफ द ऑफ अ डॉटर इन लॉज पोर्टफोलियो ड्रॉप्ड, और वैसे भी एज नहीं आएगा. वाइल हर डॉटर इन लॉज हैज ड्रॉप्ड, व्हाट, हैज पहले बहुत, तो यहाँ पे हो जाता है प्रेजेंट टेंस, तो ये वैसे भी आउट हो जाता है. सी सेंटेंस के आपको ना बहुत क्लूज मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ फर्स्ट वर्ड देख के इसे कंपेयर करो, वाइल यूज करना चाहिए या एज यूज करना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि वाइल यूज करना चाहिए.
तो ए तो वैसे ही चला गया, सी भी वैसे ही चला गया। अब बचता है बी और डी। बी और डी में दोनों में वाइल है, पर ये है हैज ड्रॉप्ड। ठीक है, पर ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो हैज ड्रॉप नहीं आ सकता क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया गाइस? यहाँ पे आंसर हो जाता है डी। इतना इजीली हम लोग को मिल जाता है। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग ये टेक्निक समझना बहुत जरूरी है। राइट नाउ आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल टेंस वगैरह पे। जस्ट देखो आप कि आप क्या क्या कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, बस डायग्नोसिस करते हैं आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द आंसर इन दैट क्वेश्चन गाइस वाज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कम ऑन। छोटा सा सेंटेंस है, कंपेयर करो। मैं आपको एक क्लू दूं, आप सब सेंटेंस में देखो यूनिक कहाँ प्लेस होना चाहिए। इस यूनिक वर्ड पे फोकस करो, देखो उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए हर सेंटेंस में। क्या यूनिक है? क्वेश्चन के मुताबिक विंग पैटर्न यूनिक है, मतलब हर बटरफ्लाई का हर स्पीशीज का एक अलग अलग क्या बोलते हैं, पैटर्न जो है विंग्स का वो अलग होता है, वो यूनिक होता है, वो डिफरेंट होता है, वो अनोखा होता है। तो क्या अनोखा होता है? उनका विंग का पैटर्न। तो जो यूनिक वर्ड है वो विंग पैटर्न के साथ ही आना चाहिए, ये ध्यान में रखो आप। ओके गाइस, पढ़ लिया? ठीक है, बटरफ्लाई कम इन मोर देन 17,000 स्पीशीज, मतलब बटरफ्लाइज के 17,000 स्पीशीज से ज्यादा होते हैं। डिस्प्लेइंग अ विंग पैटर्न यूनिक टू ईच वन। ईच स्पीशीज का जो है एक यूनिक विंग पैटर्न होता है। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिक गाइस? द विंग पैटर्न इज यूनिक। तो यहाँ पे बोला है यूनिक विंग पैटर्न, यहाँ पे बोला है यूनिकली डिस्प्लेइंग अ विंग पैटर्न। डिस्प्ले यूनिक नहीं है, विंग पैटर्न यूनिक है। देखो मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मोस्ट पीपल वैल्यू दिस प्रोडक्ट और मैं बोलूं दिस इज द मोस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट, कितना मीनिंग चेंज हो जाता है। मोस्ट पीपल वैल्यू दिस प्रोडक्ट मतलब ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को अहमियत देते हैं। दिस इज द मोस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट मतलब ये सबसे कीमती प्रोडक्ट है। तो मोस्ट के प्लेसमेंट से मीनिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पे यूनिक के प्लेसमेंट से मीनिंग चेंज हो रहा है। यूनिक डिस्प्ले यूनिक नहीं है, पैटर्न यूनिक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, बी बोलता है डिस्प्लेइंग अ यूनिक पैटर्न, यूनिक विंग पैटर्न इन ईच। ठीक है, अब हमको बाकी के ऑप्शंस वी हैव टू कंपेयर। ठीक है, ऑप्शन नाउ अगर आप देखो यहाँ पे बटरफ्लाइज come in more than 17,000 species, okay, displaying a wing pattern unique to each one, displaying a wing pattern unique to each one, ये जो है सेंटेंस ऑप्शन ए ही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं आपको और कौन सा ऑप्शन एकदम ही इररेलेवेंट लगता है, एकदम इनकम्प्लीट लगता है, देखो आप एक बार। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ईच वन क्या है? ईच बटरफ्लाई है या ईच स्पीशीज है? डिस्प्लेइंग अ विंग पैटर्न यूनिक टू ईच वन, ईच वन क्या है? ईच वन ये बटरफ्लाई है या जो स्पीशीज है, एक वो हो गया। और आप देखो यहाँ पे सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पे कमिंग नहीं यूज हुआ है, कम यूज हुआ है, बटरफ्लाइज कम, ये एक जनरल फैक्ट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये जो आईएनजी है वो जरूरी नहीं, यहाँ पे भी जो है वो आईएनजी जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंटिन्यू हो रहा है। ईच ऑफ विच, ईच ऑफ वॉट, ईच ऑफ द स्पीशीज, विच यहाँ पे क्या बोलेगा? स्पीशीज को लिंक करेगा, स्पीशीज के तक रिलेट करेगा। सो ईच ऑफ विच डिस्प्लेज अ यूनिक विंग पैटर्न। तो हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? डी। अब हमने क्या क्या लॉजिक यूज किया है ये आंसर ऑप्शन देखने के लिए? एक तो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बटरफ्लाइज कम, और ये एक जनरल फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक या एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह, एक फैक्ट की तरह बोला जा रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है।
हम लोग ये नहीं बोलते सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, हम लोग बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, यूनिक जो हमारे जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेइंग वर्ड यहाँ पे जो है इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, यूनिकली जो है वो डिस्प्ले नहीं है, यूनिक जो है वो विंग पैटर्न है, तो सी निकल जाएगा, आंसर बच जाएगा यहाँ पे गाइस डी। ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, पर ये समझो डायग्नोस्टिक टेस्ट है सिर्फ। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने टेंसेस यूज किया था, एडवर्ब एडजेक्टिव का रूल यूज किया था, मॉडिफायर्स का रूल यूज किया था। तो ये सारा जो चीज है ना गाइस एक वेब है। स्टूडेंट समझते हैं ठीक है सिर्फ नाउन से आएगा, सिर्फ प्रोनाउन से आएगा, ऐसे नहीं होता। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ो आप। स्टैग्नेशन का मतलब है कोई ग्रोथ नहीं है, एकदम स्टैग्नेंट है, एकदम स्टैटिक है, एकदम रुका हुआ है, एकदम ठहरा हुआ है। मार्केटिंग मिस स्टेप्स, गलत कदम, मिस रॉन्ग स्टेप्स। ब्लंडर, मैनेजरियल ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ा एरर, बहुत बड़ा भूल, बहुत बड़ी मिस्टेक। यहाँ पे सी, जब भी आप ग्रामर के सेंटेंसेस में अटक जाते हो ना, कई सेंटेंस को एकदम एक फुल स्पीड में पढ़ना, एक बार फुल स्पीड पे। जहाँ पे आप रुक जाते हो, जहाँ पे थोड़े हिचक जाते हो, जहाँ पे थोड़े से अटक जाते हो, सोच लो वहाँ पे एरर है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्ट्रैटेजी काम आएगा। आप एकदम फुल स्पीड में पढ़ो सेंटेंस। The computer company's present troubles are a result of technological stagnation, marketing missteps, and managerial blunders, so that several attempts to revise. अब मैं बोलूं आपको, आप फोकस करो यहाँ पे सो दैट पे। सो दैट, सो दैट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं आज ही मैंने स्टोर में जाके सारी ग्रोसरीज खरीद ली, सो दैट आई डोंट हैव टू गो टुमारो, ताकि मुझे कल नहीं जाना पड़े। एक रीजन दे रहे हैं यहाँ पे, देखो रीजन है क्या वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जाता है कि जो कंपनी के ट्रबल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कंपनी। क्यों फेस कर रहा है? टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन के कारण, टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं कर रही है, मार्केटिंग की गलतियों के कारण, मैनेजर्स की गलतियों के कारण, और जो है उसको करेक्ट करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स मेक किए थे, सेवरल अटेम्प्ट्स टू रिवाइज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज हैव फेल्ड टू करेक्ट इट, हैव फेल्ड टू करेक्ट द कंपनीज प्रेजेंट ट्रबल्स। ठीक है, अब देखो पहले तो करेक्ट इट होना चाहिए या करेक्ट देम होना चाहिए? फेल टू करेक्ट, फेल टू करेक्ट इट, फेल टू करेक्ट देम, फेल टू करेक्ट। सेवरल अटेम्प्ट्स टू रिवाइज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज हैव फेल्ड टू करेक्ट इट। अगर मैं इट बोलूँ तो आप बोलो, पूछोगे फेल टू करेक्ट व्हाट, तो आप बोलोगे ट्रबल्स को, पर ट्रबल्स तो प्लूरल है, तो इट तो आ ही नहीं सकता है, इट तो सिंगुलर है, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएगा। समझ में आया? सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउंस का लिंक यहाँ पे बिठा लिया हमने। अब देखो आप, सो दैट अगर मैं बोलूँ, मैं बहुत सारे ताकि वर्ड यूज करके देखो आप, फिट होता है नहीं। इतने सारे ब्लंडर्स है, इतने सारे मिस्टेक्स है, इतने सारे ट्रबल्स कंपनी गो थ्रू कर रही है, ताकि जो सोल्यूशन दिए गए वो फेल हो जाए। यहाँ पे रीजन का कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो ब्लंडर्स फेस कर रहे हैं इसीलिए, सो दैट इसीलिए नहीं ब्लंडर्स फेस कर रहे ताकि उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिले। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, यहाँ पे रीजनिंग का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन का रिलेशनशिप है। प्रॉब्लम है पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, पर बट वगैरह का रिलेशनशिप हो सकता है, पर रीजनिंग सो दैट का रिलेशनशिप नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सो दैट बोलता है? बी। ठीक है, तो बी भी चला जाता है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे, the company's present troubles are a result of technological stagnation, marketing missteps, and managerial blunders in that several attempts. In that, अब उसमें
अंदर थोड़ी यहाँ पे जा रहे, इन का यहाँ पे क्या लॉजिक आ गया, इन ऑन, यहाँ पे इन दैट की तो बात ही नहीं हो रही है, उसमें इन दैट इंक्लूड कर रहे हो क्या आप यहाँ पे कुछ नहीं. इन दैट सेवरल अटेम्प्ट्स एट रिवाइजिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज हैव फेल्ड टू करेक्ट देम, तो इन दैट यहाँ पे नहीं होगा फिट. अब देखो डी को जोड़ के देखो, the company's present troubles are a result of technological stagnation, marketing missteps, and managerial blunders that several attempts to revise corporate strategies have failed to correct. ये that है इन सब चीज़ों का लिंक. अगर हम यहाँ पे that लिखेंगे, that several attempts to revise corporate strategies have failed to correct what? That what? The company's present troubles, the company's present situation. ठीक है गाइस, पर एलिमिनेशन मेथड पे फोकस करो. ए और बी चला जाता है सो दैट है, ए इसलिए भी चला जाता है क्योंकि इट है, सी बोलता है इन दैट. अब उसमें इन यहाँ पे ट्रबल्स के अंदर घुस के तो हम लोग इन दैट का कोई लॉजिक नहीं बैठता यहाँ पे. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है गाइस, हमारा आंसर हो जाता है डी. ओके और देखो अगर आपको दो सेंटेंसेस आते हैं तो कभी भी ऐसा सेंटेंस लो जो मीनिंग देता है एकदम कंसाइज ढंग से. सेवरल अटेम्प्ट्स एट रिवाइजिंग नहीं होता है, सेवरल अटेम्प्ट्स टू रिवाइज होता है. आप अटेम्प्ट करते हो टू करेक्ट द प्रॉब्लम, ना कि एट करेक्टिंग द प्रॉब्लम. तो ये जो है थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा के हो जाता है और करेक्ट यूजेज नहीं है. पर मेन प्रॉब्लम जो ऑप्शन सी के साथ है वो इन दैट का है. ठीक है चलो नेक्स्ट पे चलते. कम ऑन, अब आई गेस आपको थोड़ा सा हैंग आ गया होगा. कम ऑन एवरीवन. I hope all of you are going through this. Read it carefully, guys. Skim scan karo. In early Mesopotamian civilization, castor oil served not only. जब भी not only आता है क्या आएगा? Not only के साथ हमेशा क्या आता है? But also. Either or, neither nor, not only but also, both and. ये सब linked है एक दूसरे से. तो इस बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. कौन से ऑप्शन में नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो नहीं दिया गया है? ए में है बट ऑल्सो, बी में है बट ऑल्सो, सी में है बट ऑल्सो, पर डी में बट ऑल्सो नहीं है, तो डी आउट हो जाएगा. इजी कंजंक्शन नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आना चाहिए. डी में जो है यहाँ पे बट ऑल्सो नहीं दिया गया है, तो डी जो हमारा ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा. ओके अब आते हैं ए, बी और सी पे. देखो नॉट ओनली के बाद क्या वर्ड यूज हुआ है? नॉट ओनली एज अ लैक्सेटिव बट ऑल्सो एज अ स्किन सॉफ्टनिंग लोशन. यहाँ पे एज आना चाहिए था, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. ठीक है, आई नॉट ओनली सॉ द प्राइम मिनिस्टर but also saw the chief minister. Not only saw but also saw. ये हम लोग parallelism in conjunctions में discuss करेंगे. Not only as, अगर not only के बाद as है तो same structure but also के बाद भी होना चाहिए. But also as a skin softening lotion. तो A चला जाएगा. ठीक है, अब देखो सी, बी और सी में कंपेयर करो. यहाँ पे दिया गया है कि कैस्टर ऑयल के 3 यूजेस है. एक तो लैक्सेटिव था, स्किन सॉफ्टनिंग लोशन भी था और कंस्ट्रक्शन लूब्रिकेंट भी था. 3 यूजेस ये, ना कि सिर्फ लैक्सेटिव था बल्कि स्किन सॉफ्टनिंग लोशन भी था और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन लूब्रिकेंट भी था. ठीक है, so served as not only a laxative but also a skin softening lotion and it was a construction lubricant. ठीक है, यहाँ पे not only यूज हुआ है, as यूज हुआ है, but also यूज हुआ है, and यूज हुआ है. ठीक है, not only as a laxative, not only के बाद as है, but also as a skin softening lotion, correct है, and as a construction. देखो तीनों जो उसके यूजेस है उसके पहले as लगाया गया.
तो ये स्ट्रक्चर कितना करेक्ट हो जाता है, ये एकदम बैलेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। जो तीनों यूजेस है उसका जो हमने शुरुआत की है सेम ढंग से करी है। अगर मैं बोलूँ आई लाइक सिंगिंग, रीडिंग एंड टू डांस, तो वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आई शुड से आई लाइक सिंगिंग, रीडिंग एंड डांसिंग, आई एन जी। पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब है गाइस सेम होना चाहिए। हम लोग एक पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे, लेसन करेंगे पैरेललिज्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। सो नॉट ओनली एज अ लैक्सेटिव बट ऑल्सो एज अ स्किन सॉफ्टनिंग लोशन एंड एज अ कंस्ट्रक्शन। तो ये जो हो जाता है वो पैरेलल हो जाता है। तीनों यूजेस के पहले हमने एज लगा दिया यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है गाइस? हमारा आंसर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके गाइस, क्लियर? पर आप देखो अभी तक हमने प्रोनाउंस टच कर लिया है, प्रेपोजिशंस टच कर लिया है, पैरेललिज्म टच कर लिया है। आप बस देखो कि किस किस एरिया पे हमको फोकस करना है, क्योंकि फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैम ने हमको वो सब एरियाज डिटेल में कराए हैं या नहीं, विच आई विल गो थ्रू। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है बस। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। In 1776, Adam Smith wrote that it is young people who have the contempt of risk and the presumptuous hope of success needed to found new businesses. सिर्फ who have पे फोकस करना है यहाँ पे। What is contempt of risk? जो यंग लोग है, कंटेम्प्ट ऑफ रिस्क, कंटेम्प्ट मतलब क्या? डिसरिगार्ड। आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप उसके बारे में नहीं सोचते हो, आपको नहीं लगता कि आप कभी रिस्क में पड़ोगे। एंड द प्रिजम्पशियस होप ऑफ सक्सेस, आप अज्यूम कर लेते हो कि सक्सेस आपकी होगी। यू प्रिज्यूम दैट, आप पहले से ही ये सोच लेते हो। ओके ठीक है, अब यहाँ पे जो है एडम स्मिथ का यंग लोगों के बारे में जो है एक जनरल ओपिनियन दिया गया है। ठीक है, इट इज द यंग पीपल हु हैव, हु हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? हु हम लोग यूज करते हैं पीपल के साथ, करेक्ट? ह्यूमंस पीपल के साथ हम लोग हु यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विच यूज करते हैं, हम लोग वहां पे हु यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हु हैव। अब देखते हैं, इन 1776 एडम रोट दैट इट इज यंग पीपल विथ द कंटेम्प्ट ऑफ रिस्क नीडेड, विथ, having, it is young people having, it is young people who are those with। अब आप देखो यहाँ पे सबसे जो इनडायरेक्ट ऑप्शन है, सबसे जो अननेसेसरी वर्ड्स वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? डी, इट इज यंग पीपल हु आर दोज विथ। आपको यहाँ पे दोज लगाने की क्या जरूरत थी? सो डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, वो बहुत ही घुमा फिरा के आने वाली बात हो जाती है, करेक्ट नहीं है वो। इट इज यंग पीपल हैविंग, मैं ये नहीं बोलती हूँ आई हैविंग डिनर, आई एम हैविंग, ही इज हैविंग, दे आर हैविंग, वी वर हैविंग। आपको कोई ना कोई तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज करना पड़ता है। इट इज यंग पीपल हैविंग, तो सी जो है वो अब्रप्ट हो जाता है, तो सी निकल जाएगा। इट इज यंग पीपल हु हैव, इट इज यंग पीपल विथ, यहाँ पे क्वालिटी की बात की जा रही है, तो ये बोला जा रहा है कि इन लोग के पास वो क्वालिटी है, दे हैव दैट क्वालिटी। हैव वर्ड यहाँ पे जरूरी है। आई कांट से पीपल विथ द क्वालिटी नीडेड टू फाउंड न्यू बिजनेसेस। द यंग पीपल हैव दिस क्वालिटी, ओल्डर पीपल या मिडिल एज्ड पीपल डू नॉट हैव दिस क्वालिटी। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे सेंटेंस? वी आई डोंट से आई, मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम विथ ऑनेस्टी, आई हैव द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी इन मी, करेक्ट? तो विथ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हैव ही आएगा। तो एक्चुअली जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, आई विल नॉट से आई एम विथ ब्रेवरी, यू विल से आई हैव इट, आई हैव द क्वालिटी ऑफ ब्रेवरी, मुझ में है वो, तो है वो हैव आना चाहिए यहाँ पे। ओके सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाता है ए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कंपैरिजन स्किमिंग करो।
फोकस करो, फ्यूअर गैलन्स, फ्यूअर जो है एक कंपेरेटिव वर्ड है, टॉलर दैन, स्मार्टर दैन, शॉर्टर दैन, lesser than, fewer than, more beautiful than. ये when comparing it to the period के जगह आप सिर्फ than यूज कर लो, चल जाएगा काम, shorter हो जाएगा. when comparing it, I will not say I am taller when comparing myself to her, unnecessarily बड़ा हो जाएगा. I can just say I am taller than she is. ऑप्शंस देखो, ओके तो ए एलिमिनेट कर जाते हैं क्योंकि दैन की जरूरत है, फ्यूअर दैन. ठीक है, तो ए और डी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. अब बी और सी पे ही फोकस करते हैं. डिस्पाइट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन 1998 द यूनाइटेड स्टेट्स यूज 38 बिलियन फ्यूअर गैलन्स ऑफ वाटर अ डे दैन, okay, the period of all time highest consumption almost 20 years earlier. तो यहाँ पे comparison हो रहा है 1998 से 20 साल पहले का, जब 1998 में 38 बिलियन फ्यूअर गैलन्स वाटर का गैलन कम यूज हुआ था और 20 इयर्स पहले उसका हाईएस्ट कंजम्पशन, ऑल टाइम हाईएस्ट कंजम्पशन हुआ था वाटर का. तो इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है. अब आप बी और सी में डिफरेंस ढूंढो सब. डे दैन इट डिड, यहाँ पे इट क्या है, यहाँ पे इट है यूनाइटेड स्टेट्स. than the United States did during the period of all-time highest consumption almost 20 years earlier. अब C देखो, day than were used almost 20 years earlier which had been the all-time high consumption. पहले तो हाई कंजम्पशन नहीं है. अगर आप ऑल टाइम की बात कर रहे हो, हिस्ट्री से अब तक की बात कर रहे हो, तो हाई कंजम्पशन नहीं होगा, हाईएस्ट कंजम्पशन होगा. अगर मैं बोलूं श्याम इज द टॉल बॉय इन द होल क्लास, कितना गलत हो जाएगा. श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय. तो अगर आप टाइम ऑल टाइम बोल रहे हो तो ऑल टाइम हाई नहीं होगा, ऑल टाइम हाईएस्ट होगा. सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा. तो ऐसे भी सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा. ए बहुत घुमा फिरा के है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी. ओवर, दैट सिंपल. ठीक है, आपको समझ में आ गया. फ्यूअर के साथ दैन यूज होना चाहिए, इसलिए ए निकल जाता है. और हाई कंजम्पशन नहीं है गाइस, हाईएस्ट कंजम्पशन है. तो क्वेश्चन से डरना क्यों है, बड़ा है ठीक है, वी विल अटेम्प्ट इट. अगर हमको एडजेक्टिव्स ध्यान है तो इसीलिए गाइस जब हम लोग एक एक एरिया बैठ के करते हैं तब आपको इंडिविजुअली रूल्स पता चल जाते हैं. फिर जब हम उसे एकदम इन मिक्स्ड बैग ऑफ एक्सरसाइजेस में लेते हैं, तब आपको सारे के सारे एरियाज पे ध्यान देना पड़ेगा. प्रेपोजिशंस भी हो सकता है, प्रोनाउंस भी हो सकता है, कंजंक्शंस भी हो सकता है. एक क्वेश्चन में चाहे 8 पार्ट ऑफ स्पीच के एरर भी आ सकते हैं. टेंसेस जो मेन है, टेंसेस जो काफी स्टूडेंट्स को टेंशन देता है, वो भी हम लोग साथ में करेंगे. ओके गाइस, चलो 9th वन, यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस ही अंडरलाइन है. Of all the record companies involved in early jazz एक म्यूजिक का टाइप है, the 3 most prominent were Columbia, Victor and OK. आप देखो कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, कंपेयर करो. यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है गाइस. मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस, मोस्ट प्रोमिनेंट. जब हम लोग मोस्ट यूज करते हैं, सुपरलेटिव यूज करते हैं, तो उसके पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल डालते हैं,
श्याम इज टॉलेस्ट बॉय या द टॉलेस्ट बॉय, द डालना पड़ेगा आपको। ये सब छोटी 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 बारीकियां हैं, बारीकियां हैं। ठीक है, यहाँ पे द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट है। एक चीज को पकड़ के कंपेयर कर लो ना पहले। यहाँ पे द नहीं है। 3 most prominent record companies of all the ones that were involved, द नहीं है। और बहुत क्या, record companies of all the ones that were involved were, तो were involved, were बहुत ही unnecessary repetition है, structure correct नहीं है। The 3 of them were most prominent, the most prominent, सी भी गलत है, द नहीं है। अरे वाह, कोलंबिया, विक्टर एंड ओके वे द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट, यहाँ पे भी द नहीं है। एक ही चीज को पकड़ के हमको अपना आंसर मिल गया। ये देखो कितना इजीली मिल गया, 30 सेकंड से भी कम लगा हमको। आपने सिर्फ एक चीज पकड़ी, एक रूल आपको पता है, मोस्ट प्रोमिनेंट है, एडजेक्टिव यूज हुआ है तो मोस्ट के पहले क्या डालना चाहिए, द डालना चाहिए। सिर्फ उसको लेके हम बैठ गए और यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे भी द नहीं है, यहाँ पे भी द नहीं है। मोस्ट प्रोमिनेंट के साथ एक ही ऑप्शन है जो बोल रहा है द थ्री मोस्ट प्रोमिनेंट, द 3 बेस्ट फ्रेंड्स। तो आंसर ऑप्शन हो गया हमारा ए। कितना इजीली मिल गया ये, आपको बाकी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके गाइस, ठीक है, ये सब टेक्निक्स वी विल स्टडी टुगेदर। फिर आपको हाँ इंडिविजुअल चैप्टर्स गो थ्रू करना पड़ेगा। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट देख के आप देखो कि कितने एरियाज एक साथ ध्यान में रखने पड़ते हैं। थोड़ा सा हमको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ हमेशा जो है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज पे रिलाई नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, 10th one on your screens now. Come on, everyone. सबको ट्राई करना है। All of you have to get it right. एक चीज को पकड़ो और उसका कंपैरिजन करो, सब ऑप्शन में कैसे यूज हुआ है वो। ये वर्ड पे फोकस करो, दैट रन एवरीथिंग फ्रॉम, ओके आई एम सॉरी गाइज, अंडरलाइन पार्ट सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, हैव तक है, ये अंडरलाइन नहीं है। ओके, आफ्टर सफरिंग $2 billion losses and 25,000 layoffs, मतलब layoffs मतलब एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, फायर कर दिया गया है। The nation's semiconductor industry, which makes chips that run everything, वो chips जो है सबको चलाने में जाता है, right from computers and spy satellites to dishwashers, computers से लेकर स्पाई सैटेलाइट से लेकर डिशवॉशर्स तक, फ्रॉम टू ये कनेक्टर, ये कनेक्शन होता है, फ्रॉम 1995 to 2005, फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड स्पाई सैटेलाइट से लेकर डिशवॉशर्स तक, अपीयर्स टू हैव मेड अ लॉन्ग वेटेड रिकवरी, जो ये पहले अच्छे से नहीं कर रहा था, लॉसेस सफर कर रहा था, 25,000 ले ऑफ्स हो रहे थे, अब लगता है अपीयर्स टू हैव मेड, अब लग रहा है कि ये जो है एक रिकवरी मेक कर रहा है, ठीक है। अपीयर्स, अपीयर्स के बाद क्या आता है गाइस, अपीयर्स के बाद टू आता है, इट सीम्स टू हैव मेड, इट अपीयर्स टू हैव मेड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमको क्लूज मिल गए, फ्रॉम के साथ टू आना चाहिए, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में टू नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकती फ्रॉम कंप्यूटर्स, स्पाई सैटेलाइट्स एंड डिशवॉशर्स, फ्रॉम के बाद टू आना ही चाहिए। सो फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड स्पाई सैटेलाइट्स टू डिशवॉशर्स, फ्रॉम डी में भी फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड सैटेलाइट्स टू डिशवॉशर्स। मैं ये नहीं बोल सकती फ्रॉम 1995 एंड 2005, फ्रॉम 1995 तब से लेकर अब तक, इससे लेके उस तक, सो टू आना चाहिए। तो बी एंड सी डेफिनेटली गो आउट इजीली। अब हमको क्या करना है, हमारा जॉब है सिर्फ ए और डी को कंपेयर करना।
ए बोल रहा है कंप्यूटर्स एंड स्पाइस सैटेलाइट्स टू डिशवॉशर्स, ये भी सेम बोलता है, सिर्फ अंत का पार्ट अलग है. appears to have, appears that it has. appears के बाद हमेशा टू आता है. appears टू पार्टिसिप जो वो है हमारा फॉर्मेट वो आना चाहिए. तो appears to have, seems to have, that नहीं आएगा. तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए. सिर्फ ये 2-3 चीजों को याद रख के इजिली हमको हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन गाइस ऑन योर स्क्रीन, 11th वन, कम ऑन. देखो क्या क्या एरियाज को हमको फोकस करना पड़ता है. सब चीजों पे हमारा ध्यान जाना चाहिए. ओके, फोकस ऑन ऑल एरियाज गाइस. आपको स्किमिंग स्कैनिंग करना है. एक चीज उठा के देखो हर ऑप्शन में कैसे उसको दिया गया है, पूरा मत देखो. ये देख लो, विथ मोर देन होना चाहिए या ऑफ मोर देन होना चाहिए, कुछ भी एक चीज पकड़ लो. ठीक है, आई होप आप लोग रजिस्टर कर रहे हो. ओके, चलो अब साथ में देखते हैं. The Anasazi settlements at Chaco Canyon were built on a spectacular scale, worth seeing scale, huge scale, large scale, with more than 75 carefully engineered structures of up to 600 rooms each, were connected by a complex regional system of roads. ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि हाउ डू वी एलिमिनेट द आंसर ऑप्शंस. अब आप देखो यहाँ पे यूज हुआ है स्केल विथ मोर देन या स्केल विथ मोर देन, स्केल ऑफ मोर देन, स्केल ऑफ मोर देन, वो एक डिफरेंस है. ओके, सेकेंड डिफरेंस है लास्ट का पार्ट. ओके, आप कोई भी एक जो एरिया है ना वो पकड़ लो. ठीक है, सो द Anasazi settlements at Chaco Canyon were built on a spectacular scale. स्केल ऑफ मोर देन 75, वो स्केल ऑफ मोर देन है. वे बिल्ट ऑन अ स्पेक्टेक्युलर स्केल, कॉमा, यहाँ पे सेंटेंस ब्रेक हो जाता है. क्या स्केल है, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, विथ मोर देन 75 केयरफुली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स में 600 रूम्स है ईच. तो with more than is a better usage than of more than. It's not scale of more than 75, एक बहुत बड़े स्केल में बिल्ट हुआ है इन सब चीजों के साथ. सो विथ इज अ बेटर यूजेज है. एक तो वो हो गया. ओके, अगर आप देखो यहाँ पे वर कनेक्टेड बाय अ कॉम्प्लेक्स रीजनल सिस्टम ऑफ रोड्स. व्हाट वे कनेक्टेड गाइस यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रोड्स? आप देखो, with more than 75 carefully engineered structures of up to 600 rooms each. What is connected by a complex regional system of roads? अगर आप तो ये क्या कनेक्टेड है? ये 75 engineered structures, ये 600 rooms जिनमें इन structures में है, ये जो structures है ना guys, ये structures जो है connected है एक complex system of roads के साथ. ठीक है, अगर आप बोलोगे ना were connected, तो वहां पे क्या हो जाएगा? The Anasazi settlements at Chaco Canyon were built on a spectacular scale, were connected by. तो ये were built क्या है? were built है Anasazi settlements. were connected भी क्या हो जाएगा? Anasazi settlements. Anasazi settlements connected नहीं है complex system of roads के साथ. ये जो engineered structures है वो connected है complex system of roads के साथ. तो अगर हम यहाँ पे word यूज करेंगे तो हमारा मीनिंग चेंज हो जाएगा.
ये वर लिंक हो जाएगा आनासाजी सेटलमेंट्स के साथ. वर built, what were built? Anasazi settlements. Were connected Anasazi settlements. But these Anasazi settlements are not connected, guys, एक regional system of roads के साथ. ये जो engineered structures है ना, वो connected है. देखो किस बारीकी तक हमको जाना पड़ता है. ठीक है, सी देखो, scale of more than 75 carefully engineered structures of up to 600 rooms, comma each. कॉमा क्यों लगा दिया? फिर तो ब्रेक हो गया. ऑफ 600 रूम्स ईच, साथ में आना चाहिए. 600 रूम्स ईच मतलब क्या? ईच ऑफ दी 75 हैड 600 रूम्स. हर एक 75 स्ट्रक्चर में 600 रूम्स है. तो ये ईच को कॉमा लगा के सेपरेट क्यों कर दिया? सी गलत हो जाएगा. स्केल ऑफ मोर देन 75 केयरफुली engineered structures of up to 600 rooms and with each connected. एंड विथ ईच कनेक्टेड, यहाँ पे भी ईच जो है ठीक से नहीं आया है. एंड विथ ईच कनेक्टेड नहीं है. 600 रूम्स ईच है. सो अगर मैं बोलूँ इस होटल में 5 ब्लॉक्स है विथ 100 रूम्स ईच, मतलब हर एक ब्लॉक में 100 रूम्स है. तो 75 केयरफुली engineered स्ट्रक्चर्स, 600 रूम्स ईच. तो ये 600 रूम्स ईच जो है वो साथ में आना चाहिए. वो साथ में सिर्फ आ रहा है ऑप्शन ए और बी में. पर बी में प्रॉब्लम क्या हो गया? बी में सॉरी ए में प्रॉब्लम क्या हो गया? ये वर कनेक्टेड आ गया. तो वो वहां पे एक ब्रेकअप हो गया. वर की यहाँ पे जरूरत नहीं थी. तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी. ओके, क्लियर? राइट, नेक्स्ट वन. चलो छोटे छोटे, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, आई गिव यू दैट. चलो छोटे छोटे. आप क्वेश्चन को समझो, ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रामर को बहुत इजीली ले रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. जब तक आप इंडिविजुअल चैप्टर्स नहीं करोगे, इंडिविजुअल रूल्स नहीं करोगे, यू नो गाइस, अगर मैंने एक मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया होता है यहाँ पे नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स का, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आप उसको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि आपको लगता है नाउन्स क्यों पढ़ना है, प्रोनाउंस क्यों पढ़ना है. पर आप देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं. जब तक आपको बेसिक्स और उनके एप्लीकेशंस नहीं आते, आप इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप देखो, आप इन 20 क्वेश्चंस वगैरह में से कितने क्वेश्चंस एक्चुअली आप सही आंसर कर पा रहे हो. ओके, यहाँ पे बस लास्ट में फोकस कर लो, आंसर मिल जाएगा. और ये देख लो, ये एंड की यहाँ पे जरूरत है या नहीं है. Early administrative decisions in China's Ming Dynasty finally caused a drastic, severe fall in tax revenues. Okay, a reduction in military preparedness. Okay, देखो ओके, आई होप यू हैव अराइव्ड एट योर राइट आंसर गाइज. अब तक आप लोग एलिमिनेट कर पा रहे हो, आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो. ओके, देखो कॉज्ड, अब ये क्या क्या कॉज किया, इसका स्ट्रक्चर देखो. कॉज्ड अ ड्रास्टिक फॉल. फर्स्ट इफेक्ट, अ रिडक्शन इन मिलिट्री. सेकेंड इफेक्ट, ठीक है, द कोलैप्स ऑफ द करेंसी सिस्टम. थर्ड इफेक्ट, यहाँ पे क्या फॉर्म है? नाउन फॉर्म है. अ ड्रास्टिक फॉल, अ रिडक्शन, द कोलैप्स. अगर आपको नाउन फॉर्म्स वगैरह भी समझ में नहीं आ रहा, बस स्ट्रक्चर देख लो. आर्टिकल है अ ड्रास्टिक फॉल, अ रिडक्शन, द कोलैप्स. तो यहाँ पे भी मुझे बोलना चाहिए एंड फेल्ड नहीं, एंड अ फेलियर. अ या द आना चाहिए, एंड द फेलियर, एंड अ फेलियर. तो विच इज द ओनली ऑप्शन जो देता है वो डी, अ फेलियर. जो चारों, जब भी आप लिस्ट बनाते हो ना गाइस, उन चारों या चारों पांचों जितने भी आइटम्स है उस लिस्ट का, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. आई वेंट टू द शॉप एंड बॉट अ पेन, अ पेंसिल,
a book and a eraser. I can't say I went to the shop and bought a pen, a book, a pencil, and erasing, and a eraser आना चाहिए. तो a drastic fall, a reduction, the collapse, and a failure. It has to go in the same way. Parallelism बहुत important है. तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? D. Okay, next, 13th one. Quickly. ओके, जस्ट एलिमिनेट आंसर ऑप्शंस गाइस. छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी. फोकस, स्ट्रक्चर पे फोकस करो, हर एक का डिफरेंस देखो. वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट से हमको कितना पता चल रहा है कि वेयर ऑल वी आर लैकिंग बिहाइंड. कहाँ कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं. Okay, the type of behavior exhibited or shown when an animal recognizes itself in a mirror comes within the domain of theory of mind. Thus is best studied. यहाँ पे थोड़ा सा अब्रप्ट लग रहा है. मैंने आपको बोला ना, आप एकदम स्पीड में पढ़ो. The type of behavior exhibited when an animal recognizes itself in a mirror comes within the domain of theory of mind. Thus is best. And thus, and therefore, and so, and की यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ जाती है. हाँ, कॉमा के बाद भी and आ सकता है. तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगी, सी को एलिमिनेट कर दूंगी, बी को भी मैं एलिमिनेट कर दूंगी, एंड सो दोनों की ज़रूरत नहीं है, डबल हो जाएगा. ओके, यहाँ पे भी एंड सो. अच्छा, तो आंसर मिल गया हमको डी. इतना इजी है. एंड देयरफॉर, एंड दस, ठीक है, एंड सो दस, एंड सो इट इज, ठीक है. ई को फिर भी एक बार होल्ड पे रख के देखते हैं. The type of behavior exhibited when an animal recognizes itself in a mirror comes within the domain of theory of mind. अब आप the theory of mind क्यों डालना चाहते हो? अगर आप बोल रहे हो कि the इस थियोरी का एक्सप्लेनेशन है, आई मीन द ये थियोरी का पूरा नाम है, जैसे द बिग बैंग थियोरी, तो हमको द डालना चाहिए. तो फिर वो कोट्स के अंदर डालना चाहिए, कोट्स के बाहर नहीं डालना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए ई ऑप्शन चला गया. जब मैं बोलूँ द बिग बैंग थियोरी, तब मैं द बिग बैंग थियोरी पूरे को कोट में डालूंगी. द को बाहर रख के सिर्फ थियोरी ऑफ माइंड को कोट में नहीं डालूंगी. तो इसीलिए ई ऑप्शन भी चला जाता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है गाइस? डी, एंड. सी में वो एंड नहीं था, डी में एंड सो इज बेस्ट टू बी. अगर आप ये टू बी स्टडीड क्यों जरूरत है, ऑफ थियोरी ऑफ माइंड एंड नहीं था ए में, तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है. तो ऐसे एलिमिनेट कर करके वी गेट अ राइट आंसर गाइस. अ राइट आंसर इज डी. Okay, next one. Come on, 14th one. So fast, as बस उतना आप देख लो. faster than, ये सब, ये कंपैरिजन स्ट्रक्चर, कंपेरेटिव स्ट्रक्चर चेक कर लो, ये चेक कर लो, शुरू का भाग. You will get your answer. स्ट्रक्चर देखो आप. No other student is as smart as Sham. No other student, मैं ये नहीं बोलूंगी no other student is as smart Sham. No other student is as smart as fast as. दो यहाँ पे as की जरूरत है, फिर ही जो है हमारा कंपैरिजन करेक्ट होगा. तो ये तीन तो निकल जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे. दो में अब कंफ्यूजन है, वो दो आप डिसाइड कर लो. as fast as and in some parts even faster than, यहाँ तक तो सेम है. लास्ट का वर्ड देख लो, those what they did.
ये आप चेक कर लो, ओरिजिनल सेंटेंस में फिट करके देख लो दोनों ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन फिट होता है. Last year, land values in most parts of Pinelands rose almost as fast as, and in some parts even faster than, those outside the pilots. Yeah, than what they did outside the Pinelands. यहाँ पे दोज क्या है, क्या राइज हो रहा है, किसको आप कंपेयर कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो लैंड वैल्यूज को. ठीक है. ओके गाइस, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा. इन ई को फिट कर देखते हैं. लास्ट ईयर लैंड वैल्यूज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पाइनलैंड्स rose almost as fast as, and in some parts even faster than. ये कॉमा कहाँ गया? कॉमा की तो जरूरत होगी ना. ये जो हम बीच में बोल रहे हैं वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रहे हैं, तो उसको दो कॉमास की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे दूसरा कॉमा कहाँ गया? एक कॉमा तो है, दूसरा कॉमा कहाँ गया? अगर मैं बोलूँ ABC इज माई फेवरेट बुक, आप पूछोगे ABC किसने लिखा, मैं बोलूँगी ABC कॉमा रिटन बाय ऋतु कॉमा इज माई फेवरेट बुक. तो दो कॉमास की जरूरत है जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल रहे हो. तो ई में तो वो दो कॉमा नहीं आते, ये पंक्चुएशन देख के हम लोग ई को एलिमिनेट कर देंगे, हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी. तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, आपको पंक्चुएशन भी सीखना पड़ेगा. देखो कितना प्रिपरेशन की ज़रूरत है हमको, सो यू हैव टू कैच अप गाइज. ये सारे मॉड्यूल्स मैं आपको कवर करवाऊंगी. ओके, बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और पूरा का पूरा, यू नो, व्हेन यू गिव दिस डायग्नोस्टिक टेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, व्हेन यू सी द वीडियो नेक्स्ट टाइम, बिफोर एंड आफ्टर प्रिपरेशन, तब आप देखोगे कितना इम्प्रूवमेंट आएगा. ओके, 15th one on your screen guys. ओनली का प्लेसमेंट देख लो. सेपरेट वर्ड का सिचुएशन देख लो. सब कुछ हमको नजर में रखना है. While some academicians believe that business ethics should be integrated, involved, added into every business course, others say that students will take ethics seriously only if it would be taught as a separately required course. Students would take ethics seriously कब? Only when या only if. सी को देखो आप, would take ethics seriously if it is taught only as a course. यहाँ पे only course नहीं है, only taught है. अगर वो लोग सीरियसली तब लेंगे when you only teach them, you know, that as a separate course. तो यहाँ पे सी में only का प्लेसमेंट करेक्ट नहीं है. if it was taught only as a separate course, ये देखो आप, I'm just guiding you. As a separately required course, as a separate required course. ठीक है, अब मैं जो ऑप्शन को फर्स्ट एलिमिनेट करूंगी ना गाइस, वो है डी, टॉट एज अ सेपरेट एंड रिक्वायर्ड कोर्स. मतलब ये दो सेपरेट अलग अलग फीचर्स हो जाएंगे. टॉट एज अ सेपरेट रिक्वायर्ड कोर्स. अगर मैं बोलूँ एज अ सेपरेट, सेपरेट व्हाट एंड रिक्वायर्ड कोर्स, तो यहाँ पे जो है वो एक तो ओनली का प्लेसमेंट करेक्ट नहीं है. Students would take ethics seriously if it was taught only as a separate and required course. Students would take ethics seriously only if it was taught. Only should be the starting of this line. वो तभी सीरियस लेंगे अगर उन्हें, तभी, ओनली देन दे विल टेक इट सीरियसली. तो ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग में आना चाहिए यहाँ पे. तो सी और डी निकल जाता है.
ए देखो, ओनली इफ इट वुड बी थॉट, ओनली इफ इट इज थॉट, इन दोनों पे फोकस करो, ओनली इफ इट वुड बी थॉट या ओनली इफ इट इज थॉट. Others say that students will take ethics seriously. Would take ethics seriously नहीं है, will take ethics seriously है. तो वापस would यहाँ पे आप क्यों जोड़ रहे हो? तो आंसर हो जाएगा बी. ओके, तो यहाँ पे हमने यूज किया है ऑक्सिलरी वर्ब्स का नॉलेज, मॉडल ऑक्सिलरीज का नॉलेज, हमने यूज किया है एडवर्ब्स का नॉलेज. ये सब हमको समझना पड़ेगा. दैट्स व्हाई सी आई एम जस्ट शोइंग यू कि वेयर ऑल वी आर लैकिंग, वेयर ऑल हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ओके, ओनली शुड स्टार्ट द फ्रेज. तो सी और डी नहीं हो सकता यहाँ पे आंसर. वुड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, विल है यहाँ पे. विल टेक एथिक्स सीरियसली इफ इट वुड बी, विल ऑलरेडी यूज हो चुका है और विल है, तो यहाँ पे ये नहीं दिया कि वुड टेक, यहाँ पे दिया है विल टेक डेफिनेटली. सो इट इज थॉट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी. ओके, नेक्स्ट वन, 16th वन. जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता है, जब तक आपको एडवांस नहीं पता है, तब तक आपको इन सेंटेंसेस में बहुत डिफिकल्टी होगी. But once you know the rules, before starting the module, I want to show you कि how much needed that it is for you. कितना ज़रूरी है आपको वो सब जानना. Okay, 16th one. लिंक फोकस कर लो. लिंक हम लोग क्या यूज करेंगे? लिंक के साथ फ्रॉम अबाउट यूज करेंगे, बिटवीन अबाउट यूज करेंगे, बिटवीन अबाउट यूज करेंगे, सॉरी बिटवीन अबाउट, आई एम सॉरी, लिंक ना, तो आई एम सॉरी, फ्रॉम टू यूज करेंगे, बिटवीन टू यूज करेंगे, बिटवीन एंड यूज करेंगे, विथ टू यूज करेंगे. आप देखो लिंक वर्ड के साथ क्या यूज होना चाहिए. देयर इज अ लिंक फ्रॉम मी टू हर, देयर इज अ लिंक बिटवीन मी टू हर, देयर इज अ लिंक बिटवीन मी एंड हर, देयर इज अ लिंक विथ मी टू हर. लिंक के साथ हम लोग कौन सा फ्रेज यहाँ पे यूज करेंगे? There is a link between your preparation to studies. There is a link between your preparation, sorry, there is a link between your studies to let's say success. There is a link between studies and success. क्या वो लिंक के साथ हम लोग कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? आप बोलोगे मैम वी यूज between and I will say you're right. There's a link between you and me. There's some connection between you and me. तो between and आना चाहिए. Between the appearance of news stories about violence and the rate of homicides, इन दोनों के बीच में एक लिंक है. तो between के साथ definitely and ही आना चाहिए. Okay. 17th. Come on. Okay. 17th one. पहले देख लो. Are determined, is determined, both कहाँ आना चाहिए? both, उसका प्लेसमेंट देख लो. both आना भी चाहिए या नहीं वो देख लो. सब्जेक्ट क्या है वो ढूंढो. सब्जेक्ट है वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल फिजिकल ट्रेट्स. वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंस. तो ये पकड़ो. वेरिएबिलिटी देखो सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरिएबिलिटी क्या है? सिंगुलर है. वेरिएबिलिटी चेंज, चेंजेस नहीं है, चेंज. ओके, वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल ट्रेट्स, बोथ आर डिटरमाइंड. ये बोथ क्या है? बोथ मतलब दो चीजें. यहाँ पे दो चीजें क्या है? या तो वेरिएबिलिटी एक चीज की बात हो रही है, इंडिविजुअल फिजिकल ट्रेट्स एक टाइप के ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है. दो चीज तो दिया नहीं है, इंडिविजुअल फिजिकल ट्रेट्स एंड सोशल ट्रेट्स, दो चीज तो दिया नहीं है, तो बोथ की तो जरूरत ही नहीं है. आउट. आंसर इज सी. आंसर इज डी. इतना सा बात है. यू हैव टू चेक गाइस, हर एक वर्ड को एग्जामिन करो ठीक से. यहाँ पे बोथ की जरूरत थी भी क्या? व्हाट इज दैट बोथ हियर? और वेरिएबिलिटी सिंगुलर है तो आर क्यों आएगा? बोथ क्यों आएगा? ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी. दैट इजी. ओके, 18th वन.
क्वेश्चन ईच वर्ड, सी इज इट रिलेटेड, वहां पे जरूरत है या नहीं उस वर्ड की, ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ओके. आई होप आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ध्यान से. ठीक है. इंक्लूडिंग वॉबलर्स, वीरियोस, फ्लाई कैचर्स एंड थ्रशर्स, ये सब एक बर्ड्स के प्रकार है. सो ये अदर बर्ड्स का एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है. नेस्ट्स ऑफ अदर बर्ड्स इंक्लूडिंग, विच आर द बर्ड्स का नेस्ट इंक्लूडिंग वॉबलर्स, तो ये इंक्लूडिंग का पोजिशन देख लो यहाँ पे. ओके. अनेबल टू बिल्ड नेस्ट और टेक केयर फॉर देयर यंग, देयर मतलब प्लूरल, तो अ फीमेल काउबर्ड होना चाहिए, नहीं, काउ बर्ड्स होना चाहिए, देयर है ना. ओके. तो ऑप्शन ए निकल गया. अब कंपेयर करो. फीमेल काउबर्ड्स use the nest of other birds to lay up to 40 eggs a year. Female cowbirds lay up to 40 eggs a year in the nests of other birds, including up to 40 eggs a year are laid by female cowbirds in the nests of other birds, including. जो ऑप्शन डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, which allows unnecessary words, unnecessary लेंदी नहीं करता है सेंटेंस को. ओके. पहले बहुत तो ये इंक्लूडिंग वर्ड क्या है, बर्ड्स, करेक्ट. अगर आप ऑप्शन बी देखोगे 40 एग्स अ ईयर इंक्लूडिंग, मतलब एग्स इंक्लूड करते हैं वॉबलर्स वीडियोस को, एग्स इंक्लूड नहीं करते. ये नेस्ट्स ऑफ अदर बर्ड्स, ये बर्ड्स इंक्लूडिंग वॉबलर्स है. तो बी ऑप्शन में जो है इंक्लूडिंग का प्लेसमेंट रॉन्ग हो गया. एग्स आर नॉट इंक्लूडिंग, द बर्ड्स इंक्लूड वॉबलर्स, वीडियोस, फ्लाई कैचर्स या थ्रशर्स. करेक्ट. सो बी ऑप्शन चला जाएगा. ए गया है, बी गया है. सी और डी को कंपेयर करो. Unable to build nests or care for their young. Who are these their young? Immediately इसके बाद क्या आना चाहिए? Who are these? Which animal are we talking about? Crows, butterflies. क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? So unable to build nests or care for their young, a female cowbird. तो उसके बाद फीमेल काउबर्ड्स आना चाहिए, ना कि up to 40 eggs are laid. तो मॉडिफायर है, उसके इमीडिएटली बाद हमको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा. ये जो है हमारा एरर हो जाता है गाइस, हम लोग मॉडिफायर्स में एरर्स करेंगे, उसमें ये हमारा एरर हो जाएगा यहाँ पे डैंगलिंग मॉडिफायर का. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड my mother took me to the circus, correct. When I was a child my mother took me to the circus. पर अगर मैं बोलूँ when a child my mother took me to the circus, when a child कौन, when a child my mother, नहीं, when a child I was taken to the circus by my mother. Unable to build nests or care for their young. Who are unable to build nests? फीमेल काउबर्ड्स. तो इसके बाद इमीडिएटली फीमेल काउबर्ड्स को टेकना पड़ेगा हमको. तो इसीलिए हमारा आंसर जो है गाइस वो हो जाएगा सी. मॉडिफायर्स, कंस्ट्रक्शन, पैरेललिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट है. ओके. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, 19th. The bank holds $3 billion in loans that are seriously delinquent. मतलब फ्रॉड हो चुका है इनमें, लोग वापस नहीं दे रहे हैं. और in such trouble that they do not expect payments when due. ओके, आई एम सॉरी, ड्यू अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, वो आप वो ये इतना अंडरलाइंड है.
ओके, नाउ दे डू नॉट एक्सपेक्ट पेमेंट. ये दे कौन है? कौन पेमेंट, किसको लग रहा है कि अब तो मुझे पेमेंट मिलने ही नहीं वाला है? बैंक को. करेक्ट. बैंक, एक बैंक, द बैंक सिंगुलर है, तो दे क्यों यूज करना है? इट होना चाहिए. करेक्ट. ये दे कौन पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है? किसको नहीं लगता कि पेमेंट मिलेगा? बैंक को. बैंक सिंगुलर है, तो दे क्यों आना चाहिए? दे तो प्लूरल है, तो ए ऑप्शन निकल जाएगा. बी देखो, इट डज नॉट एक्सपेक्ट पेमेंट्स व्हेन इट इज ड्यू. क्या ड्यू है? ड्यू क्या होता है? ड्यू पेमेंट्स होता है. पेमेंट्स ड्यू होता है ना. पेमेंट्स प्लूरल है, तो इट इज ड्यू नहीं, दे आर ड्यू होना चाहिए. It does not expect, the bank does not expect payments to be made when they are due. What is due? Payments are due. So ये it जो है वो बैंक के लिए हो गया, ये जे दे जो है वो पेमेंट्स के लिए होगा. पेमेंट्स प्लूरल है तो दे आना चाहिए, इट नहीं आना चाहिए. बैंक सिंगुलर है तो इट आना चाहिए, दे नहीं आना चाहिए. तो ये नाउन्स प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है. ओके, डी देखो, in such trouble that payments are not expected to be paid when due. पेमेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पेड. ये मीनिंग ही चेंज कर दिया है. यहाँ पे जो है बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक को लगता है इट डज नॉट एक्सपेक्ट. ये बैंक का एक्सपेक्टेशन को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो है वो उसको बना देता है गाइस पेमेंट्स. एक्चुअली यहाँ पे एक्टिव पैसिव आ गया है. सी एक्टिव वॉइस है, डी पैसिव वॉइस है. पूरा का पूरा सेंटेंस जो शुरू होता है गाइस वो एक्टिव वॉइस से शुरू होता है. अगर मैं बोलूं I ate an apple, I subject, ate verb and apple. Active voice. The apple was eaten by me. Passive voice. Passive voice में नहीं लिख रहा है हमको सेंटेंस. सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. So the bank holds $3 billion in loans and it does not expect. It मतलब the bank. The bank holds $3 billion in loans and the bank does not expect. तो डी में जो है वो बैंक का एक्सपेक्टेशन के बारे में नहीं आया. पेमेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पेड अकॉर्डिंग टू हुम? अकॉर्डिंग टू द बैंक. तो बैंक इट आना चाहिए वहां पे. तो हमारा आंसर हो जाता है सी. पर जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे देन इट विल बिकम अ लॉट मोर क्लियर टू यू. ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस आज का. सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट आई एम टेलिंग यू. मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ. आई एम इन अ वे प्रोवोकिंग यू. आई मीन अ वे मैं आपको पोक कर रही हूँ कि देखो आपको ग्रामर पढ़ना जरूरी है. मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीजें हमको फोकस में लानी पड़ेगी. ऑन द टूर्नामेंट रोस्टर, रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, आर लिस्टेड सेवरल टेनिस स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ ऑल विच प्ले. स्टूडेंट्स पीपल है. मैंने आपको बताया था पीपल के लिए क्या यूज करेंगे. पीपल के लिए हम लोग विच नहीं यूज करेंगे. इंसानों के लिए हम लोग विच नहीं यूज करते, विच थिंग्स के लिए यूज होता है. तो विच आना चाहिए या whom आना चाहिए, आप सोच लो. whom आर यू कॉलिंग या विच आर यू कॉलिंग? whom ना, तो विच चला जाएगा. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ whom प्ले एज गुड एज या प्ले एज वेल एज, ये कंफ्यूजन है. अब गुड और वेल के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस है गाइस एडजेक्टिव और एडवर्ब का. What is adjective, guys? What is adjective? And you tell me what is adverb. Sorry, what is adverb? Adjective और adverb का फर्क क्या है? If I say it's a good book, it's a hot day, beautiful painting, tall boy, smart girl, तो ब्यूटिफुल, टॉल, स्मार्ट, गुड, ये सब एडजेक्टिव्स हो जाते हैं क्योंकि ये सब डिस्क्राइब कर रहे हैं गाइस नाउन्स को. गुड बुक, बुक एक नाउन है, बुक एक ऑब्जेक्ट है. ब्यूटिफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, पर्सन है, नेम प्लेस एनिमल थिंग. तो एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को, नेम प्लेस एनिमल थिंग को. एडवर्ब, वॉक स्लोली, वॉक फास्ट, sing beautifully, sing well. adverb जो है वो डिस्क्राइब करता है adverb, वो ऐड करता है verb को, वो डिस्क्राइब करता है verb को. तो good जो है ना गाइस वो adjective होता है, well जो होता है वो adverb होता है.
मैं ये नहीं बोलूँगी शी सिंग्स गुड, मैं बोलूँगी शी सिंग्स वेल। सिंगिंग एक एक्शन है, वर्ब है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एडवर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देखो, प्ले है, प्ले क्या है, एक्शन है ना, क्रिया है, वर्ब है, तो आप बोलोगे क्या, गुड या वेल? गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, प्ले वर्ब है, तो एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, तो प्ले हो जाएगा, गुड नहीं होगा। शी प्लेज वेल, शी सिंग्स वेल, शी टॉक्स वेल, तो एडवर्ब यूज करना पड़ता है वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, ना कि एडजेक्टिव। ओके गाइस, क्लियर? तो हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं आज। आपने देखा होगा कि आपको डिफिकल्टी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि आप सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज पे वर्क नहीं कर सकते ग्रामर में, क्योंकि क्योंकि एक तो हम लोग को ग्रामर पढ़े हुए गाइस बहुत साल हो गए हैं, एक तो वो बात है पहली। जब हमने पढ़ी होगी तब भी हमने ठीक से पढ़ी नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ी होगी। तीसरी बात ये है कि अगर आप अभी ग्रामर के बेसिक चैप्टर्स नहीं करोगे तो आपको ऐसे एडवांस्ड एक्सरसाइजेस के आंसर्स नहीं मिलेंगे। और काफ़ी सारे एग्जाम्स है जो गाइस, कैट भी पहले बहुत बार ग्रामर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ऑलवेज इट कैन कम बैक। तो ग्रामर पे फोकस करना ज़रूरी है। सिर्फ बेसिक्स जानना, नाउन्स प्रोनाउंस जानना ज़रूरी नहीं, उसके एप्लीकेशन एरियाज भी जानना ज़रूरी है। पैरेललिज्म हो गया, कंस्ट्रक्शन एरर्स हो गया, मॉडिफायर्स हो गया, इडियम्स एंड डिक्शन हो गया, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दैट आई विल टेक यू थ्रू। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट था, दिस आई एम श्योर ये एक आई ओपनर रहा होगा आपके लिए जहाँ तक एरिया ऑफ ग्रामर इज कंसर्न। अब एटलीस्ट आप जग गए होंगे और आप ग्रामर को इतने लाइटली नहीं लोगे, आप ग्रामर को भी सीरियसली लोगे। तो अब जो मैं ग्रामर मॉड्यूल स्टार्ट करूंगी, आप उस पर फोकस करोगे और सारे चैप्टर्स को ढंग से करोगे। ओके गाइस, तो प्लीज़ रेगुलरली बने रहिए। अब हम लोग काफ़ी सारे एरियाज में जंप कर चुके हैं ऑलरेडी, और न्यू एरियाज में जंप करेंगे हम लोग, और हम लोग अपना जो सारा प्रिपरेशन है उसको सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो। टेलिंग यू गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो एडवांटेजेस मिलते हैं ना गाइस, वो बहुत ही बड़े वैल्यू एड्स है। डेली क्लासेस होंगे, आप कोर्सेज को अपने फ्लेक्सिबिलिटी से चूज कर सकते हो। कल ही मैंने स्टूडेंट्स को पूछा था आपको कौन सा एरिया डिफिकल्ट लगता है, किसी ने बोला पैरा जम्बल्स, किसी ने बोला आरसी, किसी ने बोला वो कैप। अब जब आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो तब आपको जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे उसी स्पीड में जैसे शेड्यूल होते हैं वैसे ही करना पड़ता है। फिर आपको लगता है पैरा जम्बल में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो आप और कोर्सेज को सब्सक्राइब कर लो पैरा जम्बल में। वैसे भी आपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट एक बार पे कर लिया, तो जितने भी सारे कोर्सेज आप एनरोल कर लो उसमें खुद को। तो कोर्सेज के डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे, आप बस क्लिक करते जाओ, एनरोल एनरोल एनरोल, सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। आप अपने टाइमिंग के फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कर सकते हो, सुबह आप फ्री हो, शाम को आप फ्री हो, कब फ्री हो। तो ये सारे बेनिफिट्स के लिए गाइस आप सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड यूज़ करो रितु MBA, और डेफिनेटली आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके गाइस, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट था बस आपको जगाने के लिए। अब हमको ग्रामर करना पड़ेगा, एकदम ढंग से करना पड़ेगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।